साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित कहानी रसप्रिया। इससे पूर्व फणीश्वर नाथ रेणु जी की दो कहानियां हम पढ़ चुके हैं। पहली है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, और दूसरी है इनकी लाल पान की बेगम। तो आज ये इनकी तीसरी कहानी है। इससे पूर्व, कहानी को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ उपयोगी तथ्य मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिससे परीक्षा में आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी रहे। पहली बात, फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक रचनाकार हैं, ठीक है। दूसरी बात, बिहार के पूर्णिया जिले के आसपास के गाँव का जो परिवेश है उसका वर्णन इनकी कहानियों में मिलता है। आप जानते हैं कि बिहार की तरफ कौन सी भाषा, मैथिली भाषा का भी अधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब इनकी कहानियां पढ़कर, जो दो कहानियां हमने पढ़ी, इनका जो शीर्षक है वो इस तरीके के होते हैं कि स्वयं ही पाठक वर्ग या श्रोता वर्ग के मन में उत्साह पैदा करते हैं। तीसरी कसम, ठीक है, इसके अलावा लाल पान की बेगम। तो प्रारंभ में जब हम कहानी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, उसके बाद अंत में जाकर हमें कहानी का मूल समझ में आता है। इसीलिए मैं आपको रसप्रिया शीर्षक क्यों है, किसका नाम, कहानी में रसप्रिया कौन है, ये सारी चीज़ें अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर कहानी को पढ़ने का मज़ा समाप्त हो जाता है। इनकी कहानी को पढ़कर एक और चीज़ मुझे समझ में आई हुई कि इनकी कहानियों में बनावटीपन नहीं है। जैसे कि प्रेमचंद की कहानियाँ सरल भाषा में लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी उसमें जो एक आदर्श की स्थापना की जाती है कि अंत में जाके सब कुछ सही हो जाएगा, वैसा हमें फणीश्वर नाथ की कहानियों में देखने को नहीं मिलता। मैंने अनुभव किया है कि जब इनकी कहानियां हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पात्र इनके आसपास के ही हैं। इन्होंने इन पात्रों को स्वयं देखा है और इन्हीं के मुख से इन कहानियों को सुना है, या किसी और के माध्यम से जैसे सुनकर उन कहानियों के रूप में उन्हें परिवर्तित करके लिख दिया, यानी उस परिवेश को इन्होंने स्वयं जिया है, अनुभव किया है। इनकी कहानियाँ जिस तरीके से होता था ना पहले के समय में, अब तो बच्चों के पास मोबाइल है, टीवी है, लेकिन पहले के समय में होता था कि शाम के समय, रात के समय, छुट्टियों में सभी बच्चे छत पर एकत्रित हो जाते थे और गांव में नानी, दादी या कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें बात सुनाया करता था, किस्से सुनाया करता था। तो वैसे ही किस्से और बात सुनने का स्वाद इनकी कहानियों में हमें अनुभव होता है। और बहुत सारी बातें करेंगे वीडियो के मध्य में। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आज की हमारी कहानी रसप्रिया को। धूल में पड़े कीमती पत्थर को देखकर जौहरी की आंखों में एक नई झलक झिलमिला गई। अपरूप रूप यानी अतुलनीय रूप। चरवाहा मोहना छोंडा को देखते ही पंचकौड़ी मृदंगिया के मुंह से निकल पड़ा, अपरूप रूप। अब ये अपरूप रूप किसके लिए? एक चरवाहा है, मोहना, छोंडा छोरा ही है, लड़का ही है अभी, उसको देखते ही पंचकौड़िया मृदंगिया, मृदंग बजाने वाला पंचकौड़ी नामक एक व्यक्ति है जो मृदंग बजाने का कार्य करता है, वो वहाँ बैठा हुआ है जंगल में। और चरवाहा जो मोहना है उसको देखते ही वो क्या कहता है? अपरूप रूप। जैसे पत्थर की, कीमती पत्थर की परख किसको होती है? जौहरी को। हमारे सामने पत्थर पड़े हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन जौहरी होता है उसको साफ पता चल जाता है कि ये पत्थर कीमती है, सिर्फ जौहरी बता सकता है। उसी प्रकार जौहरी का यहाँ पर क्या है, कौन है जौहरी के रूप में? पंचकौड़ी मृदंगिया। और अपरूप रूप वाला कीमती पत्थर कौन है? चरवाहा मोहना। ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। खेतों, मैदानों, बाग बगीचों और गाय बैलों के बीच चरवाहा मोहना की सुंदरता, यानी वो लड़का बहुत ही सुंदर है, तभी तो उसको अपरूप कहा गया है। मृदंगिया की क्षीण ज्योति आंखें सजल हो गईं। मोहना ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी उंगली तो रसप्रिया बजाते टेढ़ी हो गई है ना? बूढ़े मृदंगिया ने चौंकते हुए कहा, रसप्रिया? हाँ, नहीं। तुमने कैसे, तुमने कहाँ सुना वे? अब जब वो लड़का उससे कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तो रसप्रिया बजाने के कारण टेढ़ी हो गई हैं, तो वो उसे कहता है कि तुमने कहाँ सुना, तुमको कैसे पता? अब वो कहता है मृदंगिया, बेटा। कहते कहते रुक गया। परमानपुर में उस बार एक ब्राह्मण के लड़के को उसने प्यार से बेटा कह दिया था। सारे गाँव के लड़कों ने उसे घेर कर मारपीट की तैयारी की थी। बहरदार होकर ब्राह्मण के बच्चे को बेटा कहेगा? मारो साले बुड्ढे को घेर कर, इसका मृदंग ही फोड़ दो। मृदंगिया ने हंसकर कहा था, अच्छा इस बार माफ़ कर दो सरकार, अब आप लोगों से
अब आप लोगों को बाप ही कहूँगा। तो ये व्यंग्य है कि अब आपको बेटा नहीं कहूँगा, बाप ही कहूँगा, इस बार माफ़ कर देनी। यहाँ जातिवाद की भी झलक है कि निम्न जाति का कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण जाति के बच्चों को बच्चा या बेटा नहीं कह सकता था। बच्चे खुश हो गए थे। 1-2-2.5 साल के नंगे बालक की ठुड्डी पकड़कर वह बोला था, क्यों, ठीक है ना बाप जी। बच्चे ठठाकर हंस पड़े थे। लेकिन इस घटना के बाद फिर कभी उसने किसी बच्चे को बेटा कहने की हिम्मत नहीं की थी। मोहना को देखकर बार बार बेटा कहने की इच्छा होती है। रसप्रिया की बात किसने बताई तुमसे, बोलो बेटा। 10-12 साल का मोहना भी जानता है पंचकौड़ी अध पगला है। अब वो जो मोहना है उसकी उम्र कितनी है, 10-12 साल। वो क्या जानता है कि पंचकौड़ी अध पगला है। कौन इससे पार पाए। उसने दूर मैदान में चढ़ते हुए अपने बैलों की ओर देखा। मृदंगिया कमलपुर के बाबू लोगों के यहाँ जा रहा था। अब वो जंगल में मृदंगिया क्यों है और लड़का क्यों है, दोनों बातें स्पष्ट हो गई। लड़का अपने बैल चराने आया है और मृदंगिया कमलपुर के बाबू लोगों के यहाँ जा रहा था। छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से प्रश्न बीच में से पूछे जाएंगे। एक सिंपल आपसे नहीं पूछ लिया जाएगा कि रसप्रिया के रचनाकार कौन है। असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट परीक्षा देने जब जा रहे हैं तो इस तरीके से नहीं, आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछे जाएंगे कि उससे स्पष्ट हो जाएगा कि आप रचना को पूरा पढ़कर आए हैं या आपने केवल उसका सार पढ़ा है। तो रचना पूरी पढ़े। आपका बंटी उपन्यास, गोदान सहित अंधेर नगरी और भी जो नाटक आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, निबंध लगे हुए हैं, कहानी लगी हुई है, उपन्यास लगे हुए हैं, सबकी प्लेलिस्ट चैनल पे उपलब्ध है। आप उन सबको अवश्य पढ़ें यदि अभी तक नहीं पढ़ा है। इसके अलावा जो लोग हिंदी साहित्य की शुरुआत कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, वो हिंदी साहित्य के सरल इतिहास पुस्तक से प्रारंभ कर सकते हैं। चैनल पे निःशुल्क उपलब्ध है। और जो अपनी तैयारी को और एक सीढ़ी ऊपर ले जाना चाहते हैं और अच्छे रूप में करना चाहते हैं, वो प्रतिष्ठित हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी वाला पढ़ना चाहते हैं, वो भी निःशुल्क रूप से चैनल पे उपलब्ध है। इसके अलावा पुराने पेपर भी चैनल पे उपलब्ध है। तो आप सब लोग प्लेलिस्ट चेक करते रहें। और हाँ, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप वीडियोस देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कमलपुर के नंद बाबू के घराने में भी मृदंगिया को 4 मीठी बातें सुनने को मिल जाती हैं। 1-2 जून भोजन तो बंधा हुआ ही है। कभी कभी रस चर्चा भी यहीं आकर सुनता है। वह 2 साल के बाद इस इलाके में आया है। दुनिया बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। आज सुबह शोभा मिसर के छोटे लड़के ने तो साफ साफ कह दिया, तुम जी रहे हो या थेतराई कर रहे हो मृदंगिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। मृदंगिया सोचता है, हाँ, यह जीना भी कोई जीना है, निर्लज्जता है और थेतराई की भी सीमा होती है। 15 साल से वह गले में मृदंग लटकाकर गांव गांव घूमता है, भीख मांगता है। दाहिने हाथ की टेढ़ी उंगली मृदंग पर बैठती ही नहीं है। मृदंग क्या बजाएगा। अब तो धातिंग धातिंग भी बड़ी मुश्किल से बजाता है। अतिरिक्त गांजा भांग सेवन से गले की आवाज़ विकृत हो गई है, किंतु मृदंग बजाते समय विद्यापति की पदावली गाने की वह चेष्टा अवश्य करेगा। फूटी भांति से जैसे आवाज़ निकलती है वैसे ही आवाज़ सोय सोय। तो विद्यापति की पदावली, हम सभी जानते हैं कि विद्यापति की रचना जो पदावली है वो बहुत प्रसिद्ध है, आदिकाल की रचना है, आदिकाल के कवि हैं विद्यापति। और पदावली की भाषा कौन सी है, मैथिली भाषा, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा उनकी 2 रचनाएं कीर्ति पताका और कीर्तिलता, उनकी भाषा है अपभ्रंश। तीनों प्रश्न परीक्षा में पूछे गए, इसलिए मैंने कर दिए। और विद्यापति की पदावलियाँ इतनी सरस होती थी, इतनी रस से युक्त होती थी कि यह कहा जाता है कि उनको गाते गाते चैतन्य महाप्रभु हैं या जो अन्य बात के जो वो भाव विभोर होकर कीर्तन करते समय बेहोश तक हो जाया करते थे, है ना। बाद में जयदेव का गीत गोविंद प्रसिद्ध हुआ, उसी पदावली की तर्ज पे लिखा हुआ। इससे संबंधित शुक्ल के भी बहुत सारे कथन हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। फिलहाल अपनी कहानी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ प्रश्न जो हमेशा से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए ताकि अगर पूछे जाए तो आपके सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। 15-20 साल पहले तक विद्यापति नाम की थोड़ी पूछ हो जाती थी। शादी ब्याह, यज्ञ, उपनयन, मुंडन, छेदन आदि शुभ कार्यों में विद्यापति मंडली की बुलाहट होती थी। पंचकौड़िया मृदंगिया की मंडली ने सहरसा और पूर्णिया जिले में काफ़ी यश कमाया है। पंचकौड़ी मृदंगिया को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं कि वह अधपगला है। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं, अरे पंचकौड़ी मृदंगिया का भी एक जमाना था, यानी वो अपने ज़माने में बहुत ख्याति लब्ध था और
बहुत अच्छा वो अपना ये कार्यक्रम प्रस्तुत करता था, लेकिन अब उम्र का प्रभाव है तो अब अधपगला उसको लोग कहते हैं। लेकिन पुराने लोग कहते थे कि उसका एक ज़माना था, यानी वो अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध था, और उम्र का अपना हिसाब किताब होता है तो वो प्रभाव डालती है और कुछ परिस्थितियां व्यक्ति को बदल देती हैं। आगे देखते हैं। इस जमाने में मोहना जैसा लड़का भी है, सुंदर, सलोना और सुरीला। रसप्रिया गाने का आग्रह करता है। एक रसप्रिया गाओ ना मृदंगिया। रसप्रिया सुनोगे? अच्छा सुनाऊंगा, पहले बताओ किसने? है मोहना बैल भागे। एक चरवाहा चिल्लाया, अरे मोहना पीठ की चमड़ी उधेड़ूंगा करमू। अरे बाप, मोहना भागा। कल ही करमू ने उसे बुरी तरह पीटा है। दोनों बैलों को हरे हरे पाट के पौधों की महक खींच के ले जाती है बार बार। खटमिठाल पाट। तो वहाँ किसकी खेती होती है? पाट की। और पाट कैसा है? खटमिठाल, खट्टा मीठा पाट है। तो उसकी जो सुगंध है उससे आकर्षित होकर बार बार बैल भाग जाते हैं, और वो किसी के वहाँ रहता है तो फिर उसको वो मारता है जब बैल किसी का खेत उजाड़ेंगे तो। पंचकौड़ी ने पुकार कर कहा, मैं यहीं पेड़ की छाया में बैठता हूँ, तुम बैलों को हाँक कर लौटो। रसप्रिया नहीं सुनोगी। मोहना जा रहा था, उसने उलट कर देखा भी नहीं रसप्रिया। अब वो मोहना नामक लड़का अचानक उसको वहाँ पर मिल जाता है खेतों में, मतलब मैदान में या जंगल में बैल चराते हुए, और जब वो उससे रसप्रिया सुनाने का आग्रह करता है, रसप्रिया जैसा कि मैंने कहा पदावली के पद, तो जब वो रसप्रिया सुनाने का आग्रह करता है तो अचंभित हो जाता है पंचकौड़ी मृदंगिया कि इसको रसप्रिया का नाम कैसे पता, क्योंकि वो तो वर्षों पहले उस चीज़ को के लिए विख्यात था अभी, और ये लड़के की उम्र भी इतनी छोटी है, ये कैसे जानता है? तो वो उससे पूछना चाहता है कि मैं रसप्रिया तो सुना दूंगा, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुमने को यह बात किसने बताई। आगे देखते हैं। विद्यापत नाच वाले रसप्रिया गाते थे। सहरसा के जोंगेदार झा ने एक बार विद्यापति के 12 पदों की एक पुस्तिका छपाई थी। मेले में खूब बिक्री हुई थी। रसप्रिया पोथी की। विद्यापत नाच वालों ने गा गा कर जनप्रिया बना दिया था रसप्रिया को। तो यहाँ पर जो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि की जो प्रसिद्ध जो रचना है पदावली विद्यापति जी की, उसको भी यहाँ पर लेखक ने बिल्कुल काफ़ी मतलब एक तरीके से महिमा मंडन किया है उसका कि किस प्रकार उसकी प्रसिद्धि थी। तो फिर आश्चर्य की बात नहीं है ना कि जब इतने सरस पद थे तो उन्हें सुनकर या गाकर बहाबियल हुआ जाए। और सबके इमोशंस अलग अलग होते हैं। बहुत सारी कहानी को सुनने के बाद भी कोई रस उनके मन में उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जो साहित्यिक लोग होते हैं ना, कवि वगैरह हैं, या जो अच्छे श्रोता पाठकगण यानी जिनका इंटरेस्ट है साहित्य के प्रति, उन्हें वो अलग तरीके से कहानी लगती है। मेरी जो कहानी को पढ़ने की या सुनने की या समझने की जो चीज़ जो कहें कि जो क्या बोलूँ उसको जो भाव है वो अलग हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबको वो कहानियाँ वैसी ही लगें जैसी मुझे लगती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। खेत के आल पर झरजामुन की छाया में पंचकौड़िया मृदंगिया बैठा हुआ है। मोहना की राह देख रहा है। जेठ की चढ़ती दोपहरी में काम करने वाले भी अब गीत नहीं गाते हैं। कुछ दिनों के बाद कोयल भी कूकना भूल जाएगी क्या? यानी वो कहता है कि अब माहौल सब कुछ बदला है। पहले लोग खेतों में काम करते रहते थे, दूर दूर खेतों में या आसपास के जो खेतों, तो सब लोग गाते गाते रहते थे। अब ऐसा लगता है चारों तरफ सुनसान है, क्या कोयल भी अब गीत गाना छोड़ देगी? ऐसी दोपहरी में चुपचाप कैसे काम किया जाता है। 5 साल पहले तक लोगों के दिल में हुलास बाकी था, यानी उत्साह उल्लास बाकी था। पहली वर्षा में भीगी हुई धरती के हरे हरे पौधों से एक खास किस्म की गंध निकलती है। तपती दोपहरी में मोम की तरह गल उठती थी रस की डाली। वे गाने लगते थे। विरहा, चांचर, लगनी, ये गीतों के प्रकार हैं। ध्यान दीजिएगा, विरहा, चांचर, लगनी। खेतों में काम करते हुए गाने वाले गीत भी समय असमय का ख्याल करके गाए जाते हैं। रिमझिम बारिश में, 12 मासा, चिलचिलाती धूप में विरहा, चांचर और लगनी। तो ये प्रकार है ना, 12 मासा वर्णन पढ़ा है ना आपने। हाँ रे, हल जोते हलवैया भैया रे, खुरपी रे चलावे मजदूर, यही पंथे धनी मोरा है रुसली। मैथिली भाषा में लिखे हुए शब्द हैं। खेतों में काम करते समय हलवाहों और मजदूरों से कोई विरही पूछ रहा है कातर स्वर में, उसकी रूठी हुई धनी को इस राह से जाते हुए देखा है क्या किसी ने? अब तो दोपहरी नीरस कटती है, मानो किसी के पास एक शब्द भी नहीं रह गया है। आसमान का चक्कर काटते हुए चील ने टिहंकारी भरी टी टी मृदंगिया ने गाली दी, शैतान कहीं की, या शैतान। उस
उसको छोड़कर मोहना दूर भाग गया है। वह आतुर होकर प्रतीक्षा कर रहा है, जी करता है दौड़कर उसके पास चला जाए। दूर चरते हुए मवेशियों के झुंडों की ओर बार बार वह बेकार देखने की चेष्टा करता है, सब धुंधला। उसने अपनी झोली टटोल कर देखा, आम है, मूढ़ी है। उसे भूख लगी, मोहन के सूखे मुंह की याद आई और भूख मिट गई। यानी उसको याद आई कि वो लड़का का मुंह तो भूख से बिल्कुल सूख गया था और फिर वो रुक जाता है। अब ये कुछ याद आया, मूढ़ी तीसरी कसम कहानी में हीरामन हीराबाई के लिए देता है ना कुछ खाने को, ऐसा ही कुछ है ना। तो लोग जब यात्रा पे जाते थे तो कुछ इस तरीके का सामान अपने पास रखते थे जो लंबी यात्रा में उनकी भूख को शांत कर सके। मोहना जैसे सुंदर सुशील लड़कों की खोज में ही उसकी ज़िंदगी के अधिकांश दिन बीते हैं। विद्यापत नाच में नाचने वाले नटुआ का अनुसंधान खेल नहीं है, यानी नटुआ को खोजना कोई खेल नहीं है। सवर्णों के घर में नहीं, छोटी जाति के लोगों के यहाँ मोहना जैसे लड़की मुहा लड़के हमेशा पैदा नहीं होते। ये अवतार लेते हैं समय समय पर, जदा जदा ही। अब यहाँ पर एक श्लोक उन्होंने है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते। तो वो कह रहे हैं कि बड़े लोगों के घरों में सुंदर लड़के पैदा होना अच्छी बात है, आम बात है, लेकिन गरीब लोगों के घरों में सुंदर लड़के, और वो भी ऐसे जिनकी शक्ल लड़की की जैसी हो, ऐसे हमेशा पैदा नहीं होते। मैथिल ब्राह्मणों, कायस्थों और राजपूतों के यहाँ विद्यापत बालों की बड़ी इज्जत होती थी। अपनी बोली मिथिलाम में नटुआ के मुंह से जन्म अबधि हम रूप निहारल सुनकर वे निहाल हो जाते थे। इसलिए हर मंडली का मूल ज्ञान नटुआ की खोज में गांव-गांव भटकता फिरता था। ऐसा लड़का जिसे सजा धजा कर नाच में उतारते ही दर्शकों में एक फुसफुसाहट फैल जाए, यानी सनसनी हो जाए। ऐसा मूल मैन जो होता था ना, उसका करता धरता मंडली का, वो ढूंढता रहता था। और विद्यापति ने एक जगह लिखा भी है, देसिल बयाना सब जग मिठा, सब जन मिठा। जो देसी बयाना वो सभी लोगों को मिठा, कि कितने भी भाषाओं में आप रचना करो पर देसी भाषा की महक ही अलग है, बात ही अलग है। पूछा हुआ प्रश्न परीक्षा में, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक ब्राह्मणी की तरह लगता है ना, है ना, मधुकांत ठाकुर की बेटी की तरह ना, छोटी चंपा जैसी सूरत है। पंचगौड़ी गुणी आदमी है, यानी गुणवान आदमी है। दूसरी मंडली में मूल मैन और मृदंगिया की अपनी अपनी जगह होती है। पंचगौड़ी मूल मैन भी था और मृदंगिया भी था। गले में मृदंग लटकाकर बजाते हुए वह गाता था, नाचता भी था। एक सप्ताह में ही नया लड़का भांवरी देकर परिवेश में उतारने योग्य नाच सिखा देता था। मतलब वो एक सप्ताह में लड़का तैयार कर लेता। भावरियन तो चक्करें दे देकर नाचना। एक लड़के, कोई भी ढंग का लड़का उसे मिल जाता था अपनी उसके लिए, कार्यक्रम के लिए, तो उसको एक सप्ताह में वो तैयार कर देता था, क्योंकि उसको स्वयं को नाचना आता था। नाच और गाना सिखाने में कभी कठिनाई नहीं हुई। मृदंग के स्पष्ट बोल पर लड़कों के पांव स्वयं ही थिरकने लगते थे। वो इतना अच्छा मृदंग बजाता था कि लड़कों के पांव स्वयं ही थिरकने लगते थे। लड़कों के जिद्दी माँ बाप से निपटना मुश्किल व्यापार होता था। विशुद्ध मैथिली में और भी शहद लपेटकर वह उनको फुसलाता था। अपना पीछे का समय मृदंगिया याद कर रहा है। क्या कहता था? किशन कन्हैया भी नाचते थे, नाच तो एक गुण है। अरे जाचक कहो या 10 द्वारी, चोरी डकैती और आवारागर्दी से तो अच्छा है अपना अपना गुण दिखाकर लोगों को रिझाकर गुजारा करना। एक बार उसे लड़के की चोरी भी करनी पड़ी थी। बहुत पुरानी बात है, इतनी मार लगी थी, बहुत पुरानी बात है। पुरानी ही सही, बात तो ठीक है। रसप्रिया बजाते समय तुम्हारी उंगली टेढ़ी हुई थी, ठीक है ना? मोहना ना जाने कब लौट आया, यानी वो पुरानी यादों में ही डूबा हुआ है, पेड़ के नीचे बैठा बैठा, तभी तक मोहना लौट कर आता है। मृदंगिया के चेहरे पर चमक लौट आई। वह मोहना की ओर एक टकटकी लगाकर देखने लगा। यह गुणवान मर रहा है, धीरे धीरे तिल तिल कर वह खो रहा है। लाल लाल होठों पर बीड़ी की कालिख लग गई है, पेट में तिल्ली है जरूर। मृदंगिया वैद्य भी है। एक झुंड बच्चों का बाप धीरे धीरे एक पारिवारिक डॉक्टर की योग्यता हासिल कर लेता है। एक झुंड बच्चों का बाप धीरे धीरे एक पारिवारिक डॉक्टर की योग्यता हासिल कर लेता है। क्या समझे आप? एक झुंड बच्चों का, उसके स्वयं के बच्चे नहीं है लेकिन उनकी देखभाल करता है, और जिसके छोटे छोटे एक झुंड वाला को ना काफ़ी बच्चे हो, तो वो बार बार डॉक्टर के पास जा नहीं सकता, और ऐसी गरीबी में तो बिल्कुल नहीं। तो वो क्या करता है? वैद्य भी बन जाता है, यानी वो छोटी मोटी चीज़ों के इलाज स्वयं ही कर लेता है। अब आगे है, उत्सवों के बासी टट्टा भोजनानों की प्रतिक्रिया कभी कभी बहुत बुरी होती है ना। वो क्योंकि बचा हुआ ही, भाई उत्सवों में वो कार्यक्रम करने जाते थे, सबसे बाद में खाने को मिलता था, कभी बचा कुचा भी खाना पड़ता था, तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत होती थी, मतलब फूड पॉइजनिंग टाइप, आप समझ लीजिए। मृदंगिया अपने साथ नमक सुलेमानी
जानमार पाचन और कुनैन की गोली हमेशा रखता था। लड़कों को सदा गर्म पानी के साथ हल्दी की बुकनी खिलाता, पीपल, काली मिर्च, अदरक वगैरह को घी में भूनकर शहद के साथ सुबह शाम चटाता गर्म पानी। पोटली से मूढ़ी और आम निकालते हुए मृदंगिया बोला, हाँ गर्म पानी, तेरी तिल्ली बढ़ गई है, गर्म पानी पियो। अब ये जो सारी चीज़ों के इसमें नाम आ रहे हैं ना, अब आप देखिए, एक छोटी सी बात मैं इस कहानी के माध्यम से आपको कहना चाहूँगी कि आज भारत में बड़े बड़े आयुर्वेदिक केंद्र बने हुए हैं, ठीक है। कोरोना जैसे समय में अब हर कोई बता रहा है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये पियो, इसकी जड़ को पियो, गिलोय की पियो, ये पियो, हल्दी वाला दूध पियो, ये पीना है, अजवाइन खाओ, ये खाओ, वो खाओ, दुनिया भर के चीज़ें। अब लोग उनको ध्यान से सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं, नेट पे सब कुछ है। मतलब लोग अपनी संस्कृति से, परिवेश से दूर हो रहे हैं, तो उसकी प्रभाव है। और नहीं तो ये सब भारतीय संस्कृति में गांव में देसी से देसी, मतलब देसी चीज़ें हैं। ये छोटा छोटा बच्चा, हर व्यक्ति इन चीज़ों की नॉलेज रखता था, तो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता था। छोटी मोटी बीमारियों के इलाज होते कि इसको इतनी सारी पीपली, काली मिर्च, अदरक वगैरह को घी में भून कर शहद, ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति में थी, हमारे परिवेश में थी। अलग से कोई ज्ञान हमें नहीं प्राप्त करना होता था, घर में ये सब चीज़ें होती रहा करती थी। अब यही चीज़ों को लोग व्यापार बना बनाकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि हम लोग अपनी संस्कृति से दूर हो गए, तो इसीलिए तो अब ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ रही हैं। क्योंकि हमारा जो भारतीय परिवेश है उसके अनुकूल ही यहाँ पर मसाले और जो सारी चीज़ें हैं वो उपलब्ध होती हैं, और हम लोग भाग रहे हैं अमेरिका की तरफ। तो वो सब खाकर तो यहाँ के परिवेश में नहीं रहा जा सकता ना, वो सब खाना है तो वहीं जाना पड़ेगा। खैर, कोरोना से बच तो नहीं सकते क्योंकि विश्वव्यापी बीमारी, लेकिन बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं अगर इम्यूनिटी अच्छी है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमें मतलब लौटकर अपनी संस्कृति से जो दूर होते जा रहे हैं उसके भी दुष्प्रभाव झेलने को पड़ रहे हैं। बाकी पता नहीं मैं क्या कहना चाह रही थी, आगे बढ़ते हैं। बाकी आप समझ गए होंगे ना, मेरी बातें आप बिना कहे भी समझ जाते हैं, तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही थी। इसमें प्रसंग आया तो देखिए सभी लोग इसको जानते हैं। अब पता नहीं, आगे बढ़ते हैं, चलिए छोड़िए। यह तुमने कैसे जान लिया? फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू भी कह रहे थे कि तिल्ली बढ़ गई है, दवा। आगे कहने की जरूरत नहीं, मृदंगिया जानता है कि मोहना जैसे लड़कों के पेट की तिल्ली चिता पर ही गलती है। क्या होगा पूछ कर के दवा क्यों नहीं करवाते? अब वो पूछता नहीं है, वो जानता है कि इसकी तिल्ली कब गलेगी ना, पत्रिका को गलेगी, चिता पर ही जलेगी। यानी कि इतना पैसा इन लोगों के पास कभी होता ही नहीं है कि दवा दारू करवाएं, इसलिए वो उससे पूछता भी नहीं है। वो जानता है कि मरने पर ये रोग साथ छूटेगा। माँ भी कहती है कि हल्दी की बुकनी के साथ रोज गर्म पानी पी, तिल्ली गल जाएगी, यानी खुद ही गल के बाहर निकल जाएगी। मृदंगिया ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। केले के सूखे पत्ते पर मूढ़ी और आम रखकर उसने बड़े प्यार से कहा, आओ एक मुट्ठी खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं। किंतु मोहना की आंखों में रह रहकर कोई झांकता था, मूढ़ी और आम को एक साथ निगल जाना चाहता था। भूखा, बीमार, भगवान। कैसा दिखता है मोहना? ऐसा लगता था कि वो खाना तो चाहता पर मना कर रहा है। आओ खा लो बेटा, रसप्रिया नहीं सुनोगे। माँ के सिवा आज तक किसी अन्य व्यक्ति ने मोहना को इस तरह प्यार से कभी परोसे भोजन पर नहीं बुलाया, लेकिन दूसरे चरवाए देख लें तो माँ से कह देंगे कि भीख का अन्न। नहीं, मुझे भूख नहीं। मृदंगिया अप्रतिभ हो जाता, उसकी आंखें फिर सजल हो जाती, यानी आंसू भर आते हैं मृदंगिया की आंखों में। मृदंगिया ने मोहना जैसे दर्जनों सुकुमार बालकों की सेवा की है, अपने बच्चों को भी शायद वह इतना प्यार नहीं दे सकता। और अपना बच्चा, अपना पराया, अब तो सब अपने सब पराए। मोहना कोई देख लेगा तो क्या होगा? माँ से कह देगा तुम भीख मांगते हो ना। कौन भीख मांगता है? मृदंगिया के आत्मसम्मान को इस भोले लड़के ने बेवजह ठेस लगा दी। उसके मन की झोंपड़ी में कुंडलीकार सोया हुआ सांप फन फैलाकर फुसफुसा उड़ा है, साला मारेंगे वही तमाचा की। ए, गाली क्यों देते हो? मोहना ने डरते डरते प्रतिवाद किया। वह उठ खड़ा हुआ, पागलों का क्या विश्वास। आसमान में उड़ती हुई चील ने फिर टिटकारी भरी, टिही टिही इटिही। मोहना मृदंगिया की आवाज गंभीर हो गई। मोहना जरा दूर जाकर खड़ा हो गया। किसने कहा तुमसे कि मैं भीख मांगता हूँ? मृदंग बजाकर, पदावली गाकर लोगों को रिझाकर पेट पालता हूँ। तुम ठीक कहते हो, भीख का ही अन्न है यह, भीख का ही फल है यह। मैं नहीं दूंगा, तुम बैठो, मैं रसप्रिया सुना दूं। मृदंगिया का चेहरा धीरे धीरे विकृत हो रहा है। आसमान में उड़ने वाली चील अब पेड़ों की डाली पर आ बैठी है। टीं टीं टिक। मोहना डर गया। एक डग, दो डग दे दौड़ वह भागा। 1 बीघा दूर जाकर उसने चिल्लाकर कहा, डायन ने बाण मारकर तुम्हारी उंगली टेढ़ी कर दी है। झूठ क्यों कहते हो कि रसप्रिया बजाते समय टेढ़ी हो गई? हैं? कौन है लड़का? कौन है यह मोहना? रसप्रिया भी कहती थी डायन ने मार दिया है।
मोहना ने जाते जाते चिल्लाकर कहा, करेला करेला। अच्छा, तो मोहना यह भी जानता है कि मृदंगिया को लोग करेला कहने से, कि मृदंगिया करेला कहने से चिढ़ता है। कौन है यह मोहना? अब जो मोहना की बातें हैं वो उसके मन में उत्सुकता पैदा कर रही है, क्योंकि ये वही बात है जिनके विषय में सभी लोग नहीं जानते। मृदंगिया आतंकित हो गया, उसके मन में एक अज्ञात भय समा गया। वह थर 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 कांपने लगा। उसमें कलमपुर के बाबुओं के यहाँ जाने का उत्साह ही नहीं रहा। सुबह शोभा मिसर के लड़कों ने ठीक ही कहा था। उसकी आंखों में आंसू झरने लगे। जाते जाते मोहना डंक मार गया। उसके अधिकांश शिष्यों ने ऐसा ही व्यवहार किया है। उसके साथ नाच सीख कर फुर्र से उड़ जाने का बहाना खोजने वाले एक एक लड़के की बातें उसे याद हैं। देखिए, मृदंगिया है ना, थोड़ा सा सीधे टाइप का इंसान है। ये सिखाता था, लेकिन लड़के इससे, क्योंकि इसके बराबर उस समय किसी में भी योग्यता नहीं थी और काफ़ी प्रसिद्ध था, तो इसके पास सीखने आते और जब वो अपने काम में पारंगित हो जाते थे, सीख जाते थे, तब इसको छोड़कर वो चले जाते थे। तो उसको याद है, तो उसको वो पुराना समय मोहना के माध्यम से याद आ गया। हालांकि मोहना ने उससे कुछ सीखा नहीं है। आगे देखते हैं। सोनमा ने तो गाली दी ही थी, गुरुगिरी करता है चोट्टा चोर। रसपतिया आकाश की ओर हाथ उठाकर बोली थी, हे दिनकर साक्षी रहना, मृदंगिया ने फुसलाकर मेरा सर्वनाश किया है। मेरे मन में कभी चोर नहीं था। हे सूरज भगवान, इस 10 दुआरी कुत्ते का अंग अंग फूटकर ... यानी जो भी है। तो रसपतिया एक लड़की का नाम था, तो उसने इसको गाली दी थी, क्योंकि वो कहती थी कि इसने बहला फुसलाकर मेरा सर्वनाश कर दिया। अब उसके साथ क्या हुआ था ये आगे देखते हैं। मृदंगिया ने अपनी टेढ़ी उंगली को हिलाते हुए एक लंबी सांस ली, यानी पुरानी यादों में वो खो गया है। रसपतिया नहीं, सॉरी, रसपतिया नहीं, रमपतिया है, गलत पढ़ा मैंने। रसपतिया नहीं है, रमपतिया नाम है लड़की का। जोधन गुरुजी की बेटी रमपतिया। जिस दिन वह पहले जोधन की मंडली में शामिल हुआ था, रमपतिया 12वें में पैर रख रही थी, यानी 12 साल की, मात्र 12 साल की लड़की थी रमपतिया जब वो उसके पिता की मंडली में शामिल हुआ था। बाल विधवा रमपतिया पदों का अर्थ समझने लगी थी। काम करते करते वह गुनगुनाती, नव अनुरागिनी राधा कछु नहीं माने बाद, जो भी कछु मतलब आगे बढ़ते हैं। मृदंगिया मूल गैनी सीखने गया था और गुरुजी ने उसे मृदंग थमा दिया था। 8 वर्ष तक तालीम पाने के बाद जब गुरुजी ने स्वजात पंचगौड़ी से रमपतिया के चुमौना की बात चलाई तो मृदंगिया सभी ताल मात्रा भूल गया। जोधन गुरुजी से उसने अपनी जात छिपा रखी थी, यानी गुरुजी थे उच्च वर्ग के और उसने अपनी जात छिपाकर उनसे 8 वर्ष तक तालीम ली। वो सीखने तो मूल गए नहीं गया था, लेकिन उनको लगा कि भाई गुरु पहचान लेता ना, तो उन्होंने उसे मृदंग थमा दिया था और उसको उन्होंने बाकी जो भी उसने कार्यक्रमों में जो कुछ उसने प्रस्तुतिकरण करना सीखा वो इन्हीं के माध्यम से सीखा, लेकिन उनको अपनी जात नहीं बताई थी कि मैं निम्न वर्ग से हूँ। और उनकी लड़की रमपतिया थी। रमपतिया से शादी करना चाहते हैं कौन? जोधन गुरुजी मृदंगिया की। रमपतिया से उसने झूठा प्रेम किया था। गुरुजी की मंडली छोड़कर वह रातों रात भाग गया। उसने गांव आकर अपनी मंडली बनाई, लड़कों को सिखाया, पढ़ाया और कमाने खाने लगा, लेकिन वह मूल गैन नहीं हो सका कभी। मृदंगिया ही रहा सब दिन। जोधन गुरुजी की मृत्यु के बाद एक बार गुलाब बाग मेले में रमपतिया से उसकी भेंट हुई थी। रमपतिया उसी से मिलने आई थी। पंचकौड़ी ने साफ जवाब दे दिया था, क्या झूठ फरेब जोड़ने आई है? कमलपुर के नंद बाबू के पास क्यों नहीं जाती? मुझे उल्लू बनाने आई है। नंद बाबू का घोड़ा 12 बजे रात को चीख उठी थी रमपतिया, पांचों चुप रहो, यानी वो उस पर इल्जाम लगाता, उसको और ज़्यादा वो बेइज्जत करता उस लड़की को। ये कहकर शब्द हैं, शायद आप समझ पाएँ कि झूठ फरेब जोड़ने आई है। कमलपुर के नंद बाबू के पास क्यों नहीं जाती? मुझे उल्लू बनाने क्यों आई है? नंद बाबू का घोड़ा रात को 12 बजे, मतलब जो कुछ भी है, तो उसको इस तरीके से गलत उस पर लांछन लगाता है। उसी रात रसप्रिया बजाते समय उसकी उंगली टेढ़ी हो गई थी। उसने एक जो स्त्री के मतलब उस पर जो लांछन लगाया था ना गलत, एक तरीके से उसी की सजा है कि उसकी उंगली टेढ़ी हो गई। पहले इन बातों पे विश्वास किया जाता था, तो उस समय के परिवेश की कहानी है। आगे बेचते हैं। बाकी आज के समय में भी करे हुए का फल तो मिलता ही है, कुछ देर बाद या तभी मिल जाए बात अलग है। मृदंग पर जमनिका देकर वह प्रवेश का ताल बजाने लगा। नटुआ ने 1.5 मात्रा बेताल होकर प्रवेश किया तो उसका माथा ठनका। प्रवेश के बाद उसने नटुआ को झिड़की दिया, साला थप्पड़ों से गाल लाल कर दूंगा, और रसप्रिया की पहली कड़ी ही टूट गई। मृदंगिया ने ताल को संभालने की बहुत चेष्टा की। मृदंग की सूखी चमड़ी जी उठी, दाहिने पूरे पर लावा फरई फूटने लगे और तल कटते कटते उसकी उंगली टेढ़ी हो गई। झूठी टेढ़ी उंगली। हमेशा के लिए पंचगौड़ी की मंडली टूट गई। धीरे धीरे
इलाके से विद्यापति नाच ही उठ गया। अब तो कोई भी विद्यापति की चर्चा नहीं करते हैं। धूप पानी से परे पंचकौड़ी का शरीर ठंडी महफिलों में ही पनपा था। बेकार जिंदगी में मृदंग ने बड़ा काम दिया। बेकारी का एकमात्र सहारा मृदंग। एक युग से वह गले में मृदंग लटकाकर भीख मांग रहा है। ताधिंग ताधिंग, धातिंग धातिंग। वह एक आम उठाकर चूसने लगा, यानी फिर यादों से बाहर आ गया। लेकिन मोहना को डायन की बात कैसे मालूम हुई? उंगली टेढ़ी होने की खबर सुनकर रंपतिया दौड़ आई थी। घंटों उंगली को पकड़कर रोती रही थी। हे दिनकर, किसने इतनी बड़ी दुश्मनी की? उसका बुरा हो। मेरी बात को लौटा दो भगवान जी। गुस्से में कही हुई बातें। नहीं पांचू, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जरूर किसी डायन ने बाण मार दिया है। अब देखिए, जैसा कि कल की हमने कहानी में हमने पढ़ा था ना, ताई नामक कहानी की स्त्री भले ही गुस्से में कुछ कह दे, लेकिन उसका जो हृदय है ना, वो हमेशा तरल ही रहता है, बहुत जल्दी से पिघल जाता है। अब उसने जब उस पर लांछन लगाया कि रात में इस तरीके से तो वो उस समय उसको बोल देती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी उंगली टेढ़ी हो गई तो वो तुरंत उसके पास दौड़ कर आती है। मृदंगिया ने आंखें पहुंचते हुए सूरज की ओर देखा। इस मृदंग को कलेजे से सटाकर रंपतिया ने कितनी रातें काटी हैं। मृदंग को उसने अपनी छाती से लगा लिया। पेड़ की डाली पर बैठी हुई चील ने उड़ते हुए जोड़े से कहा, टी टी हिक हिक। साला, उसने चील को गाली दी, तंबाकू चुनिया कर मुंह में डाल दी और मृदंग के पूरे पर उंगलियां नचाने लगा। धीरे नागी धिनता। पूरी जमने का वह नहीं बजा सका। बीच में ही ताल टूट गया। आकी है हा। सामने झरबेरी के जंगल में उस पार किसी ने सुरीली आवाज में बड़े समारोह के साथ रसप्रिया की पदावली उठाई। कौन सी? नव वृंदावन, नव नव तारुगन, नव नव विकसित फूल। मृदंगिया के सारे शरीर में एक लहर दौड़ गई। उसकी अंगुलियां स्वयं ही मृदंग के पूरे पर थिरकने लगी। गाय बैलों के झुंड दोपहर की उतरती छाया में आकर जमा होने लगे, यानी शाम का टाइम था वो। खेतों में काम करने वाले ने कहा, पागल है, जहां जी चाहा बैठकर बजाने लगता है। बहुत दिन के बाद लौटा है। हम तो समझते थे कि कहीं मर खप गया। रसप्रिया की सुरीली रागिनी ताल पर आकर कट गई। मृदंगिया का पागलपन अचानक बढ़ गया। वह उठकर दौड़ा। झरबेरी की झाड़ी के उस पार कौन है यह जो शुद्ध रसप्रिया गाने वाला? इस जमाने में रसप्रिया का रसिक? झाड़ी में छिपकर मृदंगिया ने देखा मोहना तन्मय होकर दूसरे पद की तैयारी कर रहा है। गुनगुनाहट बंद करके उसने गले को साफ किया। मोहना के गले में राधा आकर बैठ गई है। क्या बंदिश है! तो जो पदावली गाने वाले होते हैं ना, उनके आराध्य भी राधा कृष्ण होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पदावली में किसका वर्णन है? पदावली के अंतर्गत राधा और कृष्ण की सरस रसिक लीलाओं का वर्णन है ना। और पदावली को शुद्ध श्रृंगारिक काव्य मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, लेकिन अन्य जो लेखक हैं वो पदावली को एक आध्यात्मिक रचना मानते हैं कि ये ईश्वर स्मरण का बहाना है। लेकिन उन पदों का जब अध्ययन किया तो शुक्ल जी ने कहा कि नहीं, इसमें कहीं भी आध्यात्म नहीं है, शुद्ध श्रृंगारिक पद हैं। अब श्रृंगारिक पद हैं पति पत्नी के या जो मिलन के हैं, समझ रहे हैं आप? तो उन दृश्यों का जब गायन होता था तो लोगों को रस उसमें प्राप्त होता था, है ना। रसप्रिया भी इसीलिए इसका नाम पड़ा है। और इसी से जुड़ी हुई एक पंक्ति है जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि शुक्ल ने कहा है पदावली के लिए कि आजकल आध्यात्मिक चश्मे बहुत ही सस्ते हो गए। आधुनिक काल में शुक्ल जी ने ये कथन कहा है कि आजकल आध्यात्म के चश्मे बहुत सस्ते हो गए। यानी कहने का तात्पर्य जिनको पदावली में आध्यात्म के दर्शन होते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये कथन कहा। आगे बढ़ते हैं। ना वी वह नयनक नीर, ओहो पलली बहे ताही तीर। मोहना बेसुध होकर गा रहा था। मृदंग के बोल पर वह झूम झूम कर गा रहा था। मृदंगिया की आंखें उसे एकटक निहार रही थी और उसकी उंगलियां फिरकी की तरह नाचने को व्याकुल हो रही थी। 40 वर्ष का अधपागल युगों के बाद भावावेश में नाचने लगा। रह रह कर वह अपनी विकृत आवाज में पदों की कड़ी धड़ता, फोय फोय सोय सोय, धिर नागी धिनता। दुहु रसमय तनु गुने नहीं और, लागल दुहक न भागे जोर। मोहना के आधे काले और आधे लाल होठों पर नई मुस्कुराहट दौड़ गई। पद समाप्त कहते हुए बोला, इस टेढ़ी उंगली पर भी इतनी तेजी। अब वो मोहना भी देखता है कि जैसे ही उसने गाना प्रारंभ किया तो वो जो है वो बजाने लगा। वो और इतना अच्छा वो बजाता है क्योंकि सालों बाद उसने शुद्ध एकदम पदावली को सुना था। मोहना हांफने लगा, उसकी छाती की हड्डियां, उफ! मृदंगिया धम से जमीन पर बैठ गया।
कमाल कमाल, किससे सीखे, कहाँ सीखी तुमने पदावली, कौन है तुम्हारा गुरु? मोहना ने हंसकर जवाब दिया, सीखूंगा कहाँ, माँ तो रोज गाती है। प्रात की मुझे बहुत याद है, लेकिन अभी तो उसका समय नहीं है, यानी सुबह वाली मुझे बहुत सारी, पर उसका समय नहीं। हाँ बेटा, बेताले के साथ कभी मत गाना बजाना, जो कुछ भी है सब चला जाएगा, समय कुसुमे का भी ख्याल रखना। लो अब आम खा लो। यानी हर पद को गाने का एक निश्चित समय था। मोहना बेझिझक आम लेकर चूसने लगा। एक और लो। मोहना ने 3 आम खाए और मृदंगिया के विशेष आग्रह पर 2 मुट्ठी मूढ़ी भी फाँक गया। अच्छा, अब एक बात बताओगे मोहना, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? बाप नहीं है, अकेली माँ है। बाबू लोगों के घर कुटाई पिसाई का काम करती है और तुम नौकरी करते हो किसके यहाँ? कमलपुर के नंद बाबू के यहाँ। नंद बाबू के यहाँ? मोहना ने बताया, उसका घर सहरसा में है। तीसरे साल सारा गांव कोसी मैया के पेट में चला गया। उसकी माँ उसे लेकर अपने ममहर आई है कमलपुर। तो कमलपुर में कौन है? उसके मामा जी रहते हैं। और कोसी के पेट में चला गया, यानी कोसी नामक नदी वहाँ पे बहती है, उसके बाढ़ आई या जो भी हो, उसमें वो गांव डूब गया। कोसी का घटवार कहानी शेखर जोशी की मैंने आपको पढ़ाई है, तो उसी कोसी नदी का वर्णन इसमें है। वर्णन से मतलब उसी का प्रसंग है। कमलपुर के में तुम्हारी माँ के मामू रहते हैं। मृदंगिया कुछ देर तक चुपचाप सूर्य की ओर देखता रहा। नंद बाबू, मोहना की माँ। डायन वाली बात तुम्हारी माँ ने कह रही थी? हाँ। और एक बार सामदेव झा के यहाँ जनेऊ में तुमने गिरधर पट्टी मंडली वालों का मृदंग छीन लिया था, बेताल बजा रहा था, ठीक है ना? मृदंगिया की खिचड़ी दाढ़ी मानो अचानक सफेद हो गई। उसने अपने को संभाल कर पूछे, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? अजोधा दास। अजोधा दास? बूढ़ा अजोधा दास, जिसके मुंह में न बोल न आंख में लौर, मंडली में गठरी ढोता था, बिना पैसे का नौकर, बेचारा अजोधा दास। बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। एक लंबी सांस लेकर मृदंगिया ने अपनी झोली से एक छोटा सा बटुआ निकाला। लाल पीले कपड़ों के टुकड़ों को खोलकर कागज की एक पुड़िया निकाली उसने। मोहना ने पहचान लिया। लोट? क्या है लोट? हाँ नोट है। कितने रुपए वाला है? 5 टकिया। 10 टकिया? जरा छूने दोगे? कहाँ से लाए? मोहना एक ही सांस में सब कुछ पूछ गया। सब 10 टकिया हैं। देखिए गरीब बच्चा है, उसने कभी पैसे देखे ही नहीं। हाँ, सब मिलाकर 40 रुपए हैं। मृदंगिया ने एक बार इधर उधर निगाहें दौड़ाई, फिर फुसफुसाकर बोला, मोहना बेटा, फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू को देकर बढ़िया दवा लिखा लेना, खटमिट्ठा परहेज करना, गर्म पानी जरूर पीना। रुपए मुझे क्यों देते हो? जल्दी रख ले, कोई देख लेगा। मोहना ने भी एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके होठों की कालिख और गहरी हो गई। मृदंगिया बोला, बीड़ी तंबाकू भी पीते हो? खबरदार। वह उठ खड़ा हुआ। मोहना ने रुपए ले लिए। अच्छी तरह गांठ बांध लो, माँ से कुछ मत कहना। और हाँ, यह भीख का पैसा नहीं है बेटा, यह मेरी कमाई के पैसे हैं, अपनी कमाई के। मृदंगिया ने जाने के लिए पांव बढ़ाया। देखिए 40 रुपए उस समय बहुत बड़ी बात थी ना। उस समय तो 1 रुपए में पूरा देसी घी का पीपा, कनस्तर जिसे आप लोग बोलते हैं, वो आ जाता था। और उस समय 40 रुपए देना बहुत बड़ी बात थी। मेरी माँ खेत में घास काट रही है, चलो ना, मोहना ने आग्रह किया। मृदंगिया रुक गया, कुछ सोचकर बोला, नहीं मोहना, तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी माँ महारानी है, मैं महाभिकारी 10 दुआरी हूँ, जाचक फकीर। दवा से जो पैसे बचे उसका दूध पी लेना, उसका दूध पीना, यानी तुम अपने लिए दूध भी लगा लेना। इतने 40 रुपए में उस समय आसानी से हो जाता था कि दवा के बाद भाई 40 रुपए में जब इतना घी है तो फिर वो कहता है अपने लिए दूध भी तुम लगा लेना या दूध पीना। मोहना की बड़ी बड़ी आंखें कमलपुर के नंद बाबू की आंखों जैसी हैं। यानी अब वो समझ तो गया कि रमपतिया का ही लड़का है, लेकिन वो उसको किससे मिला रहा है? नंद बाबू के से मेल कर रहा है ना। रमोहना, रे मोहना, बैल कहाँ है रे? तुम्हारी माँ पुकार रही है शायद। हाँ, तुमने कैसे जान लिया? रे मोहना, रे मोहना। अब उसकी आवाज़ को तो पहचानता है, क्यों नहीं पहचानेगा, क्योंकि उसने रमपतिया का एक तरीके से धोखा दिया था। जो भी, एक गाय ने सुर में सुर मिलाकर अपने बछड़े को बुलाया। गाय बैलों के घर लौटने का समय हो गया। मोहना जानता है माँ बैल हाँक कर ला रही होगी, झूठ मूठे से बुला रही है। वह चुप रहा। मतलब माँ की आदत होती है ना कि अरे वो खुद ही काम कर ले, तो उसको पता है कि वैसे ही मेरी माँ कह रही होगी, खुद ही घेर कर ला रही होगी बैलों को। जाओ, मृदंगिया ने कहा, माँ बुला रही है, जाओ। अब से मैं पदावली नहीं, रसप्रिया नहीं, निर्गुण गाऊंगा। देखो मेरी उंगली शायद सीधी हो रही है। शुद्ध रसप्रिया कौन गा सकता है आजकल?
निर्गुण गाऊंगा। ये निर्गुण सगुण वाला प्रसंग मैंने आपको पिछली निबंध में भी समझाया, तो भक्ति काल के अंतर्गत इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो अरे चलो मन चलो मन, अरे चलो मन ससुहार जाइवे हो रामा, कि आहो रामा नहीं रामे अगिया लगाया रे। की कबीर के पद आप, निर्गुणिया का मतलब जो लोग नहीं समझते तो कबीर के पद आप समझ सकते हैं, उनमें इस तरीके की श्रृंगारिक वर्णन नहीं होते हैं। खेतों की पगडंडी झरबेरी के जंगल के बीच होकर जाती है, निर्गुण गाता हुआ मृदंगिया झरबेरी की झाड़ियों में छिप गया। ले यहाँ अकेला खड़ा होकर क्या करता है, कौन बजा रहा था मृदंग रे। घास का बोझा सिर पर लाकर मोहना की माँ खड़ी, पंचकौड़ी मृदंगिया हैं, वह आया है वह। उसकी माँ ने बोझ जमीन पर पटकते हुए पूछा। मैंने उसको ताल पर रसप्रिया गाया। मैंने, जो मोहना है वो अपनी माँ को बताता है कि मैंने उसके ताल पर रसप्रिया गाया है। कहता था इतना शुद्ध रसप्रिया कौन गा सकता है आजकल, उसकी अंगुली अब ठीक हो जाएगी। माँ ने बीमार मोहना को आह्लाद से अपनी छाती से सटा लिया। लेकिन तू तो हमेशा उसकी टोकरी भर शिकायत करती थी, बेईमान है, गुरुद्रोही है, झूठा है। अब उसको आश्चर्य होता है कि उसकी माँ जो मृदंगिया को हमेशा गाली देती थी, उसका नाम सुनकर आज सीने से क्यों लगा रही है। तो वैसे लोगों की संगत ठीक नहीं, खबरदार जो उसके साथ फिर कभी गया। 10 द्वारी जाचकों से हेल मेल करके अपना ही नुकसान होता है। चल उठा बोझ। 10 द्वारी जाचक है ना, जो 10 द्वार मांग कर खाते हैं। मोहना ने बोझ उठाते समय कहा, जो भी हो गुणी आदमी के साथ रसप्रिया। चुप, रसप्रिया का नाम मत ले। अजीब है माँ, जब गुस्सा आएगी तो बाघिन की तरह, और जब खुश होती है तो गाय की तरह हुंकारती आएगी और छाती से लगा लेगी, तुरंत खुश तुरंत नाराज। दूर से मृदंग की आवाज आई, ताधिंग ताधिंग। मोहना की माँ खेत की उबड़ खाबड़ मेड़ पर चल रही थी, ठोकर खाकर गिरते गिरते बची। घास का बोझ गिरकर खुल गया। मोहना पीछे पीछे मुंह लटका कर आ रहा था। बोला, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, ताधिंग ताधिंग। मोहना की माँ खेत की मेड़ पर बैठ गई। जेठ की शाम से पहले जो पुरवैया चलती है धीरे धीरे तेज हो गई, मिट्टी की सुगंध हवा में धीरे धीरे घुलने लगी। ताधिंग ताधिंग। मृदंगिया और कुछ बोलता था। बेटा, मोहना की माँ आगे कुछ बोल ना सकी। कहता था, तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा, झूठा बेईमान। मोहना की माँ आंसू पहुंचकर बोली, ऐसे लोगों की संगत कभी मत करना। मोहना चुपचाप खड़ा रहा। तो ये 50 से 60 के दशक में लिखी हुई कहानी है। मोहना चुपचाप खड़ा रहा। तो इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। अब इस पूरी कहानी में सस्पेंस आए ना, अब ऐसा लगता है ना कि जो मोहना है ये रसप्रिया या नंद बाबू का लड़का हो सकता है, अथवा रसप्रिया नहीं, रमपतिया और मृदंगिया का बेटा भी हो सकता है, क्योंकि झूठे प्रेम का नाटक किया था उसने उसके साथ। ऐसा ही है कि अब देखिए उम्र उसकी भी 40 की है। 40 की उम्र में वो भूख प्यास है, गरीबी से इस तरीके का हो रहा है, पैसों का संचय करके रखा। एक उम्र के बाद जब पुराना प्रेम उसका मिलता है तो क्या स्थिति होती है उसकी माँ की भी। वो अपने बेटे को उससे दूर रखना चाहती है, लेकिन स्वयं उसका जो आकर्षण है या जो कहिए कि एक लालसा है देखने की, उससे नहीं स्वयं को बचा पाती। ऐसा ही कुछ कोसी के घटवार कहानी में हमने पढ़ा था, जब वर्षों बाद दो प्रेमी मिलते हैं अपने उम्र बाद की वाली उम्र में। तो सिंपल जो चीज़ें हैं, जो वास्तविकता है और जो होता है, सबका विवाह हो जाए ऐसा संभव नहीं है। और वर्षों बाद जब मिलते हैं तो एक स्वाभाविक है एक दूसरे को इस तरीके से देखने की इच्छा या जो भी है। खैर, वाणी को विराम देते हैं, कहानियाँ समाप्त हो जाती है। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगने पर भी लाइक न करने का कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। कहानियों को ज़रूरी नहीं है कि हिंदी के विद्यार्थियों तक ही शेयर करें, सबके साथ शेयर कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और लॉकडाउन के समय में कुछ लोगों को अच्छा लिटरेचर भेजिए। मिलती हूँ कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।